हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने 125 126 सेक्शन लॉ का पढ़ लिया था। तो आई होप सो आपको सेक्शन क्लियर होंगे। और हमने इसमें भी हम 5 लेक्चर्स अराउंड लगा चुके हैं। और जो न्यू ज्वाइनीज हैं जो अभी लाइव क्लास में ऐड होंगे, पहला लेक्चर वीडियो सेक्शन में है, बाकी सब लाइव के अंदर मिलेंगे उनको, ठीक है। और इसमें कितने पेज की नोटिंग हुई है अभी तक बताना एक बार, कोई जो लूज लूज लिखता है। 19 पेज की नोटिंग हुई है। तो किशिता आपने देख लिए लेक्चर सारे, और लॉ के सारे लेक्चर कंप्लीट है? कंफर्म करो। चलो जो भी है, मतलब 18-19 पेज की नोटिंग है। और अकॉर्डिंगली तुम्हारे कितने पेज भरे किशिता एक बार बताओगी जरा, देखता हूं ऑनलाइन वालों कितने भर रहे हैं। 19 पेज मुझे तो लग ही रहा, मैंने 19 पेज लिखवा दिए आप लोगों को। कितने पेजेस फिल हुए? तो आज मैं चैप्टर ओवर करा दूंगा, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज। न्यू ज्वाइनिंग की वजह से फिर छोड़ दूंगा आज क्वेश्चन। हालांकि मैंने स्कैनर ले लिया, नया स्कैनर आ गया लॉ का, तो उसी से क्वेश्चन आपको अगली क्लास में परसों क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। परसों आपको लॉ का OMR क्वेश्चन बैंक दे देंगे, प्रिंटिंग आपको याद आ जाएगा। हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं दोबारा सभी लोगों को। हम लोग ये टॉपिक स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। ये मैंने ICAI के स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल की ही प्रिंटिंग निकाल रखी है। तो मैंने स्टडी से ही कराया आपको, टॉपिक जो कराया है स्टडी के क्वेश्चन एग्जांपल्स, प्लस अपने मॉड्यूल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस स्कैनर से एग्जाम के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस, प्लस MCQ मॉड्यूल से MCQ के क्वेश्चन, ठीक है। और जो स्कैनर है ना बच्चों, ये देखो आप, नया स्कैनर फिर उन्होंने मोटा कर दिया है। जैसे होता है ना, खिला पिला के मोटा ताजा कर देते हैं स्कैनर को। इससे मुझे टेंशन होती है बच्चों बड़ी। चैप्टर के अंदर आप देखो, अभी मैं आज नहीं कुछ दिखाऊंगा आपको, अगली क्लास में दिखाऊंगा ताकि सब लोग एक बार बराबर आ जाएं। और इसके अंदर इन्होंने चैप्टर नंबर जो है हमारे पास, अकाउंट्स ऑफ कंपनी से पहले डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो इसमें सारे क्वेश्चन आप देखो। मतलब मुझे ना कोई क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। CA इंटर, CA फाइनल, आज तक के डिविडेंड के सारे क्वेश्चन, जनवरी 21, अपना जुलाई 21, सबके क्वेश्चन है। तो एक नहीं, मतलब वी हैव बंडल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर के इसमें होंगे 25 से 30 क्वेश्चन। और सेक्शन सिर्फ हमारे पास कितने, 123 से 127, 5 ही सेक्शन है टोटल मिला के, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस आर ड्यूली कवर्ड। आप देखो, लोग कहते हैं CA फाइनल का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, CA फाइनल का भी मिलेगा, फिर CA फाइनल का मिलेगा। तो अच्छी बात है, अबव से लेके छोटे लेवल के सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो यही खासियत है। पहले बच्चों क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं फ्रैंकली, 2 मिनट लगा के। इंटर में ना लॉ पहले था 60 नंबर का कंपनी लॉ पहले, और 40 नंबर का जो यहाँ पे BCK और BCR पढ़ते हो, इनमें से कुछ चैप्टर थे इंटर के अंदर, कुछ चैप्टर थे कुछ अजीब थे। तो फिर ना मैं बड़ा परेशान होता था। 60 नंबर का लॉ तो बहुत बढ़िया हो जाता था, और वो इंग्लिश का पार्ट, ये वो 20 नंबर का कुछ, 20 नंबर का कुछ, ये ना फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था पेपर में। लेकिन अब 100 के 100 नंबर का लॉ है, कोई टेंशन नहीं है। और बिलीव मी बच्चों, पहले मैंने क्या किया, जब मई 18 में पढ़ाया ना, न्यू कोर्स पहली बार मई 18 में आया, तो मैंने पढ़ाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम उस समय स्टडी मटेरियल से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन स्टडी में क्वेश्चन कम थे, स्कैनर में भी कम थे। अब तो मई 18 से लेकर अब तक के क्वेश्चन भी आ गए, और भी क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ाता था। मैं मार्केट में एक ऑथर आते हैं, रिस्पेक्टेड है हमारे बड़े, उनकी बुक में कंपनी लॉ की पढ़ाता था, लेकिन मैं अपनी बुक से नहीं पढ़ाता था। तो मैंने जब बाहर वाली बुक पढ़ाई ना, मैंने देखा अभी मार्क्स ना कई बार तो 90 तक पहुंच गए, 85-90, लेकिन फिर उसके बाद मार्क्स गिरने लग गए पेपर के अंदर। फिर मैंने 2016-17 में जब फाइनल का लॉ मैं पढ़ाता था, तो मैंने फाइनल का लॉ मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ाना शुरू किया। नंबर 80 से आने लग गए फाइनल के लॉ में, 70, 80, 60 आराम से आने लग गए। फिर मैंने मई 18 से सोचा हम इंटर को भी स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाएंगे लॉ को। बिलीव मी, मई 18 से लेके आज तक जिसकी थ्योरी वीक है वो तो देखो एक अलग फैक्टर है। जिसको मतलब जिस चीज से फोबिया है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो स्टूडेंट तो फोबिया में रहेगा तो पेपर उसके अच्छे नहीं होंगे। पर जनरली हमें लॉ की वजह से अब कोई फेल नहीं होता, क्योंकि हमने कितना पेपर टाइट आ जाए, कितना पेपर अजीब आ जाए,
आप कभी भी फेल होने की कगार पे नहीं आएंगे, क्योंकि अब हम इसको स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। नोटिंग स्टडी मटेरियल के, एक तो टॉपिक कोई नहीं छूटता, सेकंड थिंग लैंग्वेज स्टडी मटेरियल की है जो हम लिख रहे हैं, तो इससे हमारे को वेटेज है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 4 पेपर हैं, इसमें थ्योरी का रिजल्ट पहले बहुत टाइट आता, लेकिन अब हमने लॉ को इससे बाहर निकाल दिया है। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, लॉ को बाहर निकाल दिया है। और फिर मैंने ये देखा, टैक्स में तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 2008 से पढ़ा रहा हूं टैक्स। मैंने 2008 से लेकर 16 तक मार्केट में बम्पर एग्जाम्पशन निकाली है, बम्पर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी एग्जाम्पशंस आएंगी टैक्सेशन के अंदर। लेकिन 2016 के बाद ना इन्होंने कोर्स को चेंज किया। इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सारे इनडायरेक्ट टैक्स घुसा दिए, तो काफी लंबा हो गया। लंबा होगा तो मार्क्स फिर 80-90 की वेटेज से कम हो जाते हैं। लेकिन फिर हमने अब फिर देखा पिछले 1-2 अटेम्प्ट से पहले कि भाई ये क्या हो रहा है, अपनी बुक भी करा रहे हैं, बच्चे को स्टडी मटेरियल भी पढ़ना पड़ता है, तो हमने अपनी लिखवाता तो हम शुरू से ही हैं। तो मैंने ये 2 चीजें सीखी इसके अंदर भी, टैक्स में भी। मैंने ये सीखा, एक तो कॉपी बनवानी है, दूसरी बात, पहले मैं अपनी बुक के अपोजिट पेज पे लिखवाता था, तो मैंने अब एक तो कॉपी बनवाई। कॉपी से फायदा क्या है, चाहे वो लॉ की हो चाहे टैक्स की हो, फायदा ये है, मैं ना जैसे कैपिटल गेन पढ़ाता हूं टैक्स में, मैं सबसे पहला सेक्शन सबसे लास्ट कराता हूं उसका, मतलब जो सबसे लास्ट सेक्शन है सबसे पहले कराता हूं क्लास में। लेकिन बुक में तो सीरियल वाइज लास्ट में था, तो क्या होता है उससे सबसे पेपर भी आता है पेपर में, लेकिन जब बच्चा पेपर के समय पढ़ता है वो लास्ट में दिखता है। तो मैंने देखा कि एक तो आप टैक्स को हम स्टडी मटेरियल से करते हैं ताकि इसके अंदर भी हम स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ें। दूसरी बात, कॉपी बनाने से क्या है, जो कंसेप्ट मैं पहले लिखवाऊंगा वो पहले ही लिखा रहेगा, चाहे लॉ में भी हो चाहे टैक्स में भी हो। इसका फायदा हमें यह है कि पेपर उसी सीक्वेंस है, हमें भी पता किस टॉपिक से पेपर आता है, हम भी उसके ऊपर फोकस करते हैं पहले और बाद में, ठीक है। तो इसी वजह से हमने स्टाइल चेंज किया है। अब हम टैक्स में भी स्टडी मटेरियल से हैं, लॉ में भी स्टडी मटेरियल से, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हमने स्कैनर, बुक, क्वेश्चंस अपने ले रखे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, और वाकई में ही स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है बच्चों। बच्चे पढ़ते नहीं है और पेपर स्टडी मटेरियल से आ रहा है। इंस्टीट्यूट डे बाय डे क्वेश्चंस बढ़ाई जा रहा है स्टडी मटेरियल में, काफी इसको वास्ट करी जा रहा है, और मेहनत तो लगती है इसमें, लेकिन हम पेपर वाइज सेव हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये लैंग्वेज जो हमने लिखी है स्टडी मटेरियल की लिखी है, इसको आप प्रॉपरली लर्न करिए, और जहां जरूरत थी वहां मैंने सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर दिया है, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब लिखते हैं आगे, सेक्शन नंबर 127, सेक्शन नंबर 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सेक्शन नंबर 127, punishment for failure to distribute dividends within 30 days. Punishment for failure to distribute dividend within 30 days. Most important. अगर मैं 123 से लेके 127 की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आया 123 में, और उसके बाद जो पेपर आया 127 से सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब हर एक अटेम्प्ट छोड़ के 127 से क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर के अंदर। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है 127। 127 हमें बोलता है कि आप 124 में लिखा हुआ कि डिविडेंड 30 दिन में पे करना है, तो अगर आप 30 दिन में नहीं पे करोगे तो व्हाट विल बी द एक्शन टेकन अगेंस्ट यू, क्या एक्शन होकर चलेगा। तो लिखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग पहले एक जनरल पॉइंट, टाइम लिमिट, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, चाहे वो एजीएम में हो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हो, मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज। बच्चों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे नोट्स बनवाऊं कि आपको स्कैनर स्टडी की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट कर दे हम। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मतलब ताकि लास्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप देखना 127 के जैसे मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा
सारे एग्जाम्पल एग्जाम के बेस्ड ही होंगे। जैसे एग्जाम में पेपर आया होगा, आपको लगेगा नहीं कुछ नया पेपर आया एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एचए में डिक्लेयर होता है या बोर्ड की मीटिंग में इंटरिम 30 दिन में पे होना होता है। और अगर वेयर dividend has been declared by company but has not been paid or warrant has not been posted within 30 days of its declaration। आपने अगर वारंट पोस्ट करना है और बाकी चीजें पे करनी है, अगर आपने नहीं दी तो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आएंगी। तो एक्शन तो होगा, सरकार की बात मना कर रहे हो बच्चों। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, डिविडेंड के चैप्टर में तो एक पेनल्टी चेंज की है, पर मिनिस्ट्री ने, मैंने देखा इस बार जो अभी पीछे नोटिफिकेशंस आई हैं, काफी सारी सेक्शनों के अंदर पेनल्टी ढीली कर दी है। मतलब काफी सारे सेक्शनों में जो जेल तक के प्रोविजन थे उसको हटा दिया है, तो कंपनीज एक्ट में जो चेंज आया पिछली बार और इस बार के मुकाबले, चेंज इन पेनल्टीज है। चेंज इन क्या है, पेनल्टीज है। मतलब काफी सारी पेनल्टी चेंज हो गई हैं। हम तो लेटेस्ट ही लिखेंगे जो भी लिखेंगे क्लास में, पर मिनिस्ट्री ने देखा है मतलब सजा काफी जगह कम कर दी है। आपके नॉलेज के लिए 127 में क्या है, नंबर 1, एवरी डायरेक्टर of company shall, if he is knowingly a party to default, be punishable imprisonment up to 2 years। Every director of company shall, if he is knowingly a party to default, be punishable with imprisonment up to क्या, 2 years। 2 साल तक आपको सजा हो सकती है। जिन डायरेक्टर्स को पता था ऐसा हो रहा है और वो नोइंगली या पार्टी टू क्या है, डिफॉल्ट है। समझ आया पॉइंट। फर्दर, ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे अ मिनिमम फाइन of ₹1000 per day if default continues। 1000 रुपये पर डे का फाइन भी लगेगा अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू। जैसे एक बार डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो पर डे फाइन का सिस्टम भी आपके होता। तो डायरेक्टर को जेल और 1000 रुपये पर डे का सिस्टम है फाइन का, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तो। समझ आया पॉइंट। तो लर्न हो गई पेनल्टी डायरेक्टर के लिए। और नंबर 2, company shall be liable to pay simple interest at the rate 18% per annum during which डिफॉल्ट कंटिन्यूस। कंपनी को सजा तो हो नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहां पे 18% प्रति एनम का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। मतलब अगर 6 महीने लेटा तो 9% हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा। 3 महीने लेटा तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा 18% पर एनम का। ठीक है,
exceptions no punishment ऑब्लिक फाइन, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई फाइन नहीं है। मतलब 4-5 एक्सेप्शंस हैं जहां पे ये माना गया उनकी गलती नहीं है कंपनी की, तो लॉ मेकर ने उनको एग्जाम्प्ट कर दिया फ्रॉम पेनल्टी। वो क्या? नंबर 1, वेयर डिविडेंड could not be paid by reason of operation of law, where dividend cannot be paid by reason of operation of law, like RBI order, court order। बच्चों, अगर डिविडेंड नहीं पे होता लॉ की वजह से, जैसे आरबीआई ने कोई रोक लगा दी, कोई कोर्ट ने रोक लगा दी, कंपनी को बोला नहीं देना, तो फिर वो कहां से दे पाएगी? ठीक है ना? तो उस केस में कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, कंपनी और डायरेक्टर को कोई पेनल्टी नहीं लगकर चलेगी। नंबर 2, वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन directions to company regarding payment of dividend and those directions cannot be complied, and same has been communicated to him, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है। सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, कोई डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन but if same has not been communicated, offense penalty shall be levied, fine shall be levied। If same has not been communicated, offense penalty fine shall be levied। अब सुनिए पार्ट, पहले लिख लो आप पहले। हुआ क्या? हुआ ये कि शेयर होल्डर ने बोला पैसे मेरे एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, पैसे मेरे एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जब उसने बोला कि पैसे मेरे एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, कंपनी पैसे ट्रांसफर करने लगी, सामने आ गया इनवैलिड अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ठीक नहीं दिया आपने, तो कंपनी को ये बात पता लगी द अकाउंट नंबर गिवन बाय शेयर होल्डर इज टोटली इनवैलिड। तो कंपनी की ड्यूटी है, ये देखिए, सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, कंपनी ने इस बात की ईमेल लेटर उसके घर पे भेज दी कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो टोटली इनवैलिड है, नया अकाउंट नंबर देकर चलो। अब उसने नया अकाउंट नंबर देने में 2 महीने लगा दिए, इसमें कंपनी का कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन ये बात कंपनी कम्युनिकेट करेगी उसको 30 दिन के अंदर ही कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, इनवैलिड है। इफ सेम हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड, कंपनी ने बात नहीं बताई, तो कंपनी के ऊपर फाइन क्या होगा, लग के चलेगा। यू नीड टू गिव क्लियर कम्युनिकेशन टू द शेयर होल्डर, डायरेक्शंस गिवन बाय यू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आर नॉट फुलफिल। समझ आया पॉइंट सभी को? तो उसको कम्युनिकेट करनी है तो कंपनी बचेगी, अदरवाइज नहीं बच के चलेगी। तीसरा,
where there is a dispute case regarding राइट टू रिसीव डिविडेंड। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, कई बार किसी बात पे कोर्ट में केस हो जाता है, अगर कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है राइट टू रिसीव डिविडेंड को लेके, तो कोर्ट में केस है, तो जब तक कोर्ट का फाइनल केस नहीं आता कोई डिविडेंड देगा ही नहीं, डिविडेंड होल्ड पर रखा जाएगा, कंपनी की कोई भी गलती नहीं है। समझ आया? वेयर dividend has been lawfully adjusted by company against any sum due to it by shareholder। शेयरहोल्डर एक्स है, कॉल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स कंपनी being a debtor amount outstanding। Company lawfully adjust dividend, yes, no default। बच्चों एक मिनट मतलब समझो फिर लिख लेना, 1 मिनट। अगर कंपनी ने आपसे कोई पैसे लेने हैं जैसे, या कोई पैसे देने हैं, जैसे मान लो कंपनी ने देखो डिविडेंड तो कंपनी ने आपको देना है, पर आपसे कोई पैसे लेने हैं, जैसे कॉल का पैसा लेना है, या बीइंग अ डेटर कोई माल बेचा हो कंपनी ने, बीइंग अ शेयर होल्डर कोई, उसके पैसे से कंपनी लॉफुली एडजस्ट कर सकती है, तो आपको फिर पैसे मिलेंगे नहीं, पैसे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो कंपनी ने शेयर होल्डर को माल बेचा, पैसे नहीं दे रहा, तो कंपनी डिविडेंड से एडजस्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आया पॉइंट? हाँ बच्चों, आप किसी से पैसे लेते हो रसीद नहीं काटते क्या? आप पैसे लेते हो रसीद तो काटते हो ना, अपने अकाउंट्स के अंदर एंट्री करोगे तो इनवॉइस तो इशू करोगे, रिसिप्ट तो इशू करोगे ना, और वो उसको मिल जाएगी बच्चों। मतलब वो ये नहीं कह सकता शेयर होल्डर बीइंग अ डेटर मैंने आपके पैसे देने हैं तो मैं नहीं देता आपके पैसे, और कंपनी के और मुझे डिविडेंड दो, तो कंपनी का राइट है काट सकते। पैसे लॉफुल होने चाहिए, अनलॉफुल तरीके से नहीं, जो जायज पैसे हैं वही काटेगी, फालतू के पैसे ना काट के चले डिविडेंड के पैसे से। वेयर फॉर एनी रीजन फेलियर टू पे डिविडेंड और टू पोस्ट warrant was not due to any default on part of company। कंपनी के पार्ट पर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जैसे बैंक फेल हो गया, बैंक ने इग्नोर कर दी बात, जैसे पोस्टमैन का डिफॉल्ट है, मतलब हमने तो भेज दिया, पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं करा, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन भेज दी, बैंक वाले भूल गए, हो जाता ह्यूमन एरर है, लिस्ट भूल के रख दी, तो कंपनी की कोई डिफॉल्ट नहीं है इस केस में। समझ आया पॉइंट?
चले आगे, एक बार पांचों केस पढ़ लो फिर आगे चलते। इन पांचों में से किसी भी केस में आपको केस स्टडी क्वेश्चन आ जाएगा। तो सुनो बच्चों, पेपर में ना जैसे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको स्टाइल सीखना है। पहले क्या था पेपर में, पहले 6-6, 7-7 नंबर के क्वेश्चन। अब कंपनी लॉ में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पर कम आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, 2-2 नंबर के। क्यों? वो 70 नंबर का जो हो गया है कंपनी लॉ OMR की वजह से सब्जेक्टिव, तो उन्होंने क्वेश्चन की वेटेज क्या कर दी है, कम कर दी है, 3-3, 2-2 नंबर की। तो मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप 127 जनरल रूल, और जिस पॉइंट पे क्वेश्चन है 5 में से मान लो इस पॉइंट पे क्वेश्चन है, बस 4th पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, और कंक्लूजन लिखना है। इस पे क्वेश्चन है, इसको लिखना है। वो कम्युनिकेट वाले पॉइंट पे क्वेश्चन है, ये नहीं कि सारे लिख देने। हाँ 6 नंबर का आए तो सारे पॉइंट, पर 3 या 4 का आए ऊपर 127 जनरल रूल, पेनल्टी और एक्सेप्शन मार्क जिस पे भी आए तो एक्सेप्शन से वही पॉइंट लिखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, बजाय कि 5 के 5 नहीं लिखने। एक्सेप्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बात क्या है, अलग है। समझ आया पॉइंट सभी को? एक बार पढ़ लो पांचों पॉइंट फिर आगे चलते हैं। बच्चों हमने 1000 रुपये पर डे लिखवाया है, वो दे रहा है डायरेक्टर और वो दे रहा है आपके पास क्या, कंपनी। तो ये डिफॉल्ट लॉ मेकर्स आपसे लेकर चलेंगे। आपने लॉ तोड़ा है और वो कंपनी लॉ के पास जाएगी, ठीक है। शेयर होल्डर के पास तो अनपेड डिविडेंड का ब्याज जाता है, उनके पास कोई बात नहीं है। पढ़ा बच्चों, पांचों पॉइंट पढ़ लो। फिर आ रहा है एक एग्जामिशन फॉर निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है, जैसे जो लोग अपने मेंबर से पैसा लेते हैं, मेंबर को वापसी कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी बोलते हैं। इफ डिविडेंड पेबल टू अ मेंबर इज ₹100 or less, it shall be sufficient compliance if declaration is announced in local language in one local newspaper in wide circulation an announcement is also display on notice board of निधि कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर डिविडेंड 100 रुपया उससे कम है तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस है, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है। अगर आपने ये काम कर दिया, आपकी तरफ से डिविडेंड पे हो गया, वो जब मर्जी लेने आता रहे। मतलब इसमें क्या, मेंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 100 रुपए से कम का होता है, घर पे भेजना बड़ा मुश्किल होता है, खर्चा ज्यादा आता है। तो ऐसे केस में अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दोगे और कि डिविडेंड डिक्लेयर आके ले जाओ और नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे तो आपकी तरफ से डिविडेंड क्या हो जाएगा, कंप्लाई हो जाएगा। फिर वो लेते रहेंगे, 1 साल मिले, 2 महीने मिले, 4 महीने मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ के चलता। तो परसों की, आज तो मैं आपको चैप्टर पूरा करा दूंगा, समरी लिखवा दूंगा, परसों कराऊंगा क्वेश्चन, जिसका नहीं हुआ एक बार पूरा कर ले। और इंटीग्रेट केस स्टडी भी कराऊंगा आपको 2-3 क्लास में। आपको बताऊंगा उसका तरीका क्या है। लोग ऐसे इंटीग्रेट केस स्टडी से डर रहे हैं, लॉ में तो बिल्कुल ना डरे। टेक्स्ट में मैं मानता हूं, इंटीग्रेट केस स्टडी में प्रैक्टिकल सॉल्व करना पड़ेगा। वहां तो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर आंसर आएंगे प्रैक्टिकल में। थ्योरी में तो आप डरना ना, बिल्कुल आपसे देखते ही सॉल्व होगी इंटीग्रेट केस स्टडी। तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप सॉल्व करोगे। थ्योरी में तो बहुत आसान है इंटीग्रेट केस स्टडी का तरीका। अब मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं,
एग्जाम्पल ऑन इंटीग्रेट केस स्टडी किस तरह की आती है, ऐसा मैंने एक दो चैप्टर में लिखवाया है, क्योंकि ना तब तक जब पिछली बार था तब तक एमसीक्यू का मॉड्यूल नहीं आया था, एमसीक्यू का मॉड्यूल बाद में आया, लेट आया। तो फिर मैं बच्चों को एक हर चैप्टर में इंटीग्रेट केस स्टडी लिखवा रहा किस तरह की आती है। अब तो पूरी लिस्ट है, अब तो 30-40 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे दिए हैं, और अब तो इंटीग्रेट केस स्टडी का डाटा आ गया मार्केट के अंदर, पहले था नहीं। चलो फिर भी एक स्टाइल सीखना जरूरी है। एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड इन एन एजीएम डेटेड 30/9/20, एक डेट है, थाउजेंड पर्सन होल्ड दी शेयर्स ऑफ कंपनी एज ऑन 30/9/20। Company has transferred amount of dividend in a separate bank account within next 5 days, अगले 5 दिनों में। By what date dividend shall be paid to shareholders? बताओ बच्चों, कितने दिन में डिविडेंड की पेमेंट होती है? डिक्लेरेशन से 30 दिन। डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? 30/9। 30/9 से 30 दिन कितने हो गए, जल्दी बताओ। एक मिनट राइटिंग रोको, सभी राइटिंग रोक के। 30 दिन कितने हो गए बच्चों? 15/10, 30/11, 30/10 के 15/12। बस ऐसे आता हुआ इंटीग्रेट केस स्टडी, लेकिन वहां लंबी लंबी आती हैं। एक बार सुनो, पहले 1 मिनट सुनो, प्लीज सुनो। ये तो चलो मैं लिखवा रहा हूं इसलिए साथ साथ, वहां तो आपको पूरी आएगी एक साथ। सबसे पहले जब हम इंटीग्रेट केस स्टडी करेंगे, हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ऊपर का मैटर नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ पढ़ना है। अगर उस इंटीग्रेट केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के लेट से, तो 3 क्वेश्चन बिना ऊपर पढ़े सॉल्व हो जाएंगे, पक्की बात है। ऊपर के मैटर में सिर्फ घुमा रखा होगा आपको और कुछ नहीं होगा, उसका आंसर ऊपर से नहीं निकलेगा, आंसर लॉ बेस्ड निकलेगा, जो आपने लॉ पढ़ा उसके वहां से। ऊपर तो मे भी कोई डेट हो, किसी बात की रेफरेंस हो सकती है, 1 या 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं, बाकी आंसर लॉ बेस्ड होगा। मतलब आप सीधा भी लॉ पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दे सकते हो। तो वो आपको गुमराह करके आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, फिर ऊपर का पैराग्राफ, और ऊपर से डेट्स मिलेंगी, बस हिंट मिलेगा, बाकी लॉ बेस्ड है। आप जैसे डिविडेंड 30 दिन में पे होता है, तो आपको पता ही 30 दिन, ऊपर से डेट मिली 30/9, बस वो लॉ, आंसर लॉ बेस्ड होगा, आंसर ऊपर से नहीं निकलेगा। ये आप सोच के चलना है आपको इंटीग्रेट केस स्टडी के अंदर। लिख लो। और कराऊंगा आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में इंटीग्रेट केस स्टडी। साथ साथ करना है हमने, जो काम रह गया ना बाद में कराना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है और करना बहुत मुश्किल है। जो करेंगे साथ साथ, स्टडी मटेरियल, स्कैनर, सब साथ साथ, कुछ बाद में नहीं करना हमें। सपोज डिविडेंड इज नॉट पेड to shareholders within 30 days, then by what date it shall be transferred to unpaid dividend account? कितने दिन में बच्चों? नेक्स्ट 7 days।
बताओ 30 दिन हुए 30 अक्टूबर को बच्चों, 30 दिन हुए 30 अक्टूबर को, एक दिन अक्टूबर का 31 और 6 दिन और, कौन सी तारीख होगी 6, तो आंसर क्या होगा बी। आंसर बी आ गया। चलें आगे, लिख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, टू होम dividend shall be paid transferor, transferee, bearer, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। बोलिए, तो आंसर आया रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। समझ आया पॉइंट? चलें, डन है। फिर आपके पास लिखा सभी ने, चैप्टर वैसे पूरा हो गया है, सेक्शन वाइज समरी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सेक्शन 127 penalty for non-payment of dividend within 30 days. On directors, jail up to 2 years, 1,000 per day. On companies 18% interest. तो 127 आपको पता ही है इसकी, और 5 एक्सेप्शंस हैं, 5 ही लिखी है ना हमने। Right shares, bonus shares, and dividend in abeyance. Dividend जो unpaid है, in unpaid dividend account, और राइट शेयर बोनस शेयर को होल्ड पर रख दिया जाएगा। ठीक है,
राइट शेयर बोनस शेयर को होल्ड पर रख दिया जाएगा। एक 125 सेक्शन आईपीएफ का, इसमें दो केसेस हमें पता ही है, यूटिलाइजेशन और वो। फिर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और इन केस ऑफ लॉस एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years है। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर करता है, एवरेज रेट कितने सालों का होता है? 3 साल। बच्चों हमने इस सेक्शन की दो बार समरी बनाते हैं लगभग हर चैप्टर में, शुरू में भी और क्या बाद में भी, तो वहां से आपको लर्न हो जाएंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। सेक्शन और हर चैप्टर में सिर्फ 1-2 सेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा हैं, बाकी सब में 8-8, 4-4, 6-6 सेक्शन ऐसे ही मिले। मतलब इसमें कोई ये नहीं कि 50 सेक्शन एक में आगे 20 आगे, कुछ चैप्टर चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे उसकी नोटिंग 40-50 पेज में आएंगे, सेक्शन 9 ही होंगे टोटल मिला के, 9 या 10 बस, ठीक है। तो मतलब सेक्शन के लंबे जरूर है, पर ये नहीं कि हर एक आधा चैप्टर में सिर्फ ज्यादा है। 5वां, डिविडेंड आउट ऑफ past year profits, second proviso to section 123, चार कंडीशन, फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड 123(5), प्रोहिबिशन इन डिविडेंड 123(6) के अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी और डिफॉल्ट इन पब्लिक डिपॉजिट। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट 124 सेक्शन। तो जो सब सेक्शन हमने पहले पेज पे तो हमने मेन सेक्शन लिखे थे शुरू में, अब यहां पे जो सब सेक्शन अंदर के इंपॉर्टेंट थे मैंने वो भी लिख दिया। जैसे इंटरिम का 123 के हैं मेनली, तो बाकी तो इतने सब सेक्शन नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ आया सभी को? कोई डाउट है 123 से लेके 127 में तो आप लोग पूछिए। चैप्टर पूरा हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ये हो जाएगा, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दैट। एक क्लास लगेगी अभी, उसमें इंटीग्रेट केस स्टडी, स्टडी स्कैनर, सारे के क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दिए कुछ होमवर्क के लिए लास्ट क्लास में? चलो अब दे रहा हूं, आज स्टडी के कर लेना, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। टिक मार्किंग मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। स्टडी मटेरियल पेज 8.28 पे, स्टडी मटेरियल पेज 8.28 पे, तो 8.28 पे क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेना, आपसे देखते ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते ही सॉल्व। मार्किंग मैं अगले क्लास में करा दूंगा कौन सा क्वेश्चन करना, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ। 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, ये देखो, PQ Limited declared dividend 10% to all shareholder except Kumar, who instructed the company to deposit dividend directly in bank account. Company accordingly remitted the dividend, but bank returned the payment on the ground account number given by Kumar does not tally with the record of bank. Company did not inform Kumar. बोलिए, कंपनी ने कुमार को इन्फॉर्म नहीं किया, गलती है कि नहीं है कंपनी की? बोलिए यस और नो। तो यही है, अट्रैक्ट हो गया सेक्शन। ठीक है, उसी के बेस में सब, और 8 तो हमारा हो ही गया है। तो ये क्वेश्चन आज आप कर लेना, मार्किंग मैं अगली क्लास में करा दूंगा। कोई डाउट पूछो।
कौन सा? हाँ, अच्छा 4 पॉइंट देखना है। जिसका पेंडिंग है न्यू ज्वाइनीज प्लीज अपना पूरा कर लें काम। एक दिन उनको और दे दिया क्वेश्चन, नहीं तो मुझे आज भी कुछ करा देने थे, लेकिन आज पूरे हो तो नहीं पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगे, क्वेश्चन काफी ज्यादा है। डन है बच्चों? चलिए।